बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल ज़ेर बहस आई। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को आगाह करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वफाकी काबीना ने जो अदालतों में स्टे ऑर्डर्स हैं इस पर तशवीश का इजहार किया क्योंकि तकरीबन 950 स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने वफाकी वज़ीर बराए कानून और अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से उठाएं कि इस मामले को में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इन स्टे ऑर्डर्स की वजह से जो इंतज़ामी उमूर हैं वो बहरानी कैफियत का शिकार हैं। अपोजिशन से मुतलिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने 3 साल में 13 मरतबा हुकूमत हटाने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर इत्तलात का कहना था कि ना तो मौलाना फजल रहमान, ना शहबाज शरीफ, ना मरियम नवाज साहब और ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में सकत है कि वो मौजूदा हुकूमत को हिला सकें। फेक न्यूज़ के हवाले से भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी आज मुखातिब हुए। लिया में जलसे से खिताब करते उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का वक्त ख़त्म और हमारा यानी अपोजिशन का शुरू हो रहा है और मौजूदा हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए घर भेजेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कि 27 फरवरी को अपनी लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रही है, आज अपना शेड्यूल दे दिया। कराची से इसका आगाज़ करेंगे और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तक PDM का ताल्लुक है तो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। इस सियाक़ो सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जिन मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, आजकल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम 10 तक के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से नशिस्त कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, आप प्रोफेसर हैं पॉलिटिक्स के, आपका बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं लेकिन स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका निहायत मशकूर हूँ, आदिल शाहजेब साहब अपना प्राइम टाइम शो करते हैं डॉन न्यूज़ पर। आदिल शाहजेब साहब को भी हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम 10 तक में। और आगे चल के हमें डॉक्टर निसार चीमा साहब ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नवाज से, मेंबर कौमी असम्बली। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। मैं सबसे पहले गुफ्तगू आगाज़ बैरिस्टर साहब आपसे करूंगा, मुल्क की सियासत पे और वफाकी काबीना के इजलास और तमाम उमूर का अहाता करेंगे। कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी, लेकिन चूँकि आप पेशावर में मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और एक कम बैक किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। स्पेशली जो DI खान की मेयर की सीट थी वो बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई थी और उस पर बड़ा कड़ा मुकाबला था, मुख्तलिफ उसमें इशूज़ भी आए, बार के वो आपने अपने नाम की। और इस वक्त दूसरे मरहले में 31 मार्च को इलेक्शन होने हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कम बैक कैसे कर लिया आप लोगों ने, कुछ बताएंगे इस हवाले से, क्योंकि बड़ी नुक्ताचीनी हो रही थी कि आप लोगों का किले, और आपको याद होगा हमने शो भी किया था, आप आए थे और आपने कहा था कि ठीक है कि किले में जो है वो कुछ ना कुछ कमजोरी पैदा हुई है लेकिन हम कवर अप कर लेंगे। ये कैसे कवर अप कर लिया गया? आज फवाद चौधरी साहब कहते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद भी पेश की गई फेडरल कैबिनेट मीटिंग में इस सिलसिले में। जी अनवर साहब, बात यह है कि देखें, मैंने पहले भी कहा था कि जो एक तासुर दिया जा रहा है अपोजिशन सियासी पार्टियों की तरफ से कि 19 दिसंबर के जो पहला मरहला था बलदियाती इंतखाबात का, उसमें शायद PTI को कोई शिकस्त हुई है या कोई सेटबैक हुआ है। मेरे ख़्याल में मैंने इस बात के तफसील में से वजाहत की थी उस वक़्त भी, और ये बताया था कि कोई इतना बड़ा भी सेटबैक नहीं हुआ और अपोजिशन पार्टियों ने कोई मार्का भी नहीं फतह किया, सर किया। बल्कि अगर देखा जाए तो इवन 19 दिसंबर को भी जो वोट पोल हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा वोट PTI ने लिए, उसके बाद कहीं JUI और मुकाबले में थी, बाकी और तो दूसरी पार्टियों का तो दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। तो इसलिए PTI को हाँ जो नुकसान हुआ था और जो चंद सीटें हमने लूज़ की हैं वो हमने अपोजिशन जमातों की मकबूलियत की वजह से नहीं लूज़ की, बल्कि वो हमने अपने अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से लूज़ की। मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ नशिस्तों पर PTI के अपने नाराज़
लोग जो हैं, कारकुनान जो हैं, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जिसकी वजह से पीटीआई का वोट तकसीम हुआ और जिसकी वजह से कुछ सीटें जो हैं हमें लूज करनी पड़ी। अब जहां तक कमबैक का ताल्लुक है, डीए खान के बारे में भी यही पोजीशन थी। डीए खान में सिर्फ प्रोपेगेंडा था, एक तासुर देने की कोशिश की गई थी, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर पीटीआई को शिकस्त देंगे। मेरे ख्याल में ये गलतफहमी, चूँकि गलतफहमी की बुनियाद पर, गलत तासुर की बुनियाद पर एक इम्प्रेशन कायम किया गया था, तो 13 फरवरी के इंतखाब ने और रिजल्ट ने उस तासुर को ख़त्म कर दिया। आज भी अगर उस रिजल्ट को देखा जाए तो इससे एक बात साबित होती है, और वो मेरी वही बात है जो मैंने 19 दिसंबर को इलेक्शन के नतीजे के बाद आपसे की थी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी एक सियासी कुव्वत है। और जब हम मुनज़्ज़म होकर इंतखाब लड़ते हैं, जब तंजीमी जो एक स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो हमारे पीछे होती है, वर्कर मोटिवेटेड होता है, तो फिर हमारा मुकाबला नहीं किया जा सकता। और डीए खान के इलेक्शन ने इस बात को साबित कर दिया। सब नाराज लोग थे या पार्टी के अंदर जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन सबको तंजीम के दायरे में लाकर दोबारा भी मुहिम चलाई गई और उसका नतीजा आपने देख लिया। दोबारा लौट के आऊंगा सर। जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है उसमें भी इंशाअल्लाह यही सूरत हाल होगी। जो दूसरा मरहला है, पार्टी को मुनज़्ज़म कर दिया गया है। जो इख्तिलाफात थे टिकट की एलोकेशन पे, वो इख्तिलाफात वज़ीर आज़म साहब की ज़ाती इंटरवेंशन के नतीजे में ख़त्म हो चुके हैं और इंशाअल्लाह अब हम भरपूर तैयारी के साथ चलें। सर बैरसा साहब, ठीक है, दूसरे मरहले पे आते हैं। मैं आदिल शाहज़ेब साहब, आदिल आप इस हवाले से बताइएगा, आपका क्या एनालिसिस है। एक तो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, अभी गुफ्तगू आपने बैरसा साहब की भी सुनी। ज़ाहिर बात है कि डीआई खान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर गया है कि मौलाना फजल साहब का नेटिव टाउन है, ज़ाहिर बात है उनका बाई हल्का है, और मौलाना फजल रहमान साहब, जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा, वो आज भी बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि जी हुकूमत को हम अदम एतमाद के ज़रिए घर भेज देंगे, जबकि पीटीआई का ये जो कहना है, और दुरुस्त भी है, कि अपने होम ग्राउंड में तो उनको शिकस्त हुई है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए अनवार साहब, जो 19 दिसंबर को पहले मरहले के जो इंतखाबात हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें पीटीआई को धचका लगा था। मैं शिकस्त का वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन धचका ऐसे लगा था कि देखें आप, डिस्ट्रिक्ट पिशावर हार गए, जिला मर्दान हार गए, चरसदा हार गए, सवाबी असद कैसर साहब का जो टाउन है, तो वो एक डेंट तो लगा था। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब की इस बात से जरूर इत्तेफाक करूंगा कि पीटीआई ने कम बैक किया है। अब ये कम बैक इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी कम बैक इस सेंस में मैं कहूंगा कि पहले फेज में शिकस्त के बाद पार्टी के अंदर जो एक राय पाई जाती थी, कारकुनान बिल्कुल बददिल हो गए थे। जो दूसरे मरहले के इंतखाबात होने, उसमें भी इतनी मोटिवेशन हमें नजर नहीं आ रही थी। एटलीस्ट इससे इतना होगा कि वर्कर्स जो दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि जी हमारी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लोग अब हमसे नाला हो गए हैं, उनको थोड़ा सा एक ऐसा मतलब एक होप इसमें नजर आई है। इसमें जो पीटीआई के लिए सोचने की बात है वो ये है कि देखिए, सिर्फ अगर आप पिशावर का मेयरल इलेक्शन उठा के देख लें तो एक वक्त ऐसे था कि सारी ओपोजिशन जमातें मिलकर पीटीआई को शिकस्त नहीं दे सकती थी। आप 2013 से आप देख लें, चाहे लोकल बॉडीज हुए हों, चाहे वो प्रोविंशियल नेशनल असेंबली के इंतखाबात हुए हों, लेकिन सिर्फ अगर पिशावर का रिजल्ट आप उठा के देखें तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 62,000 वोट लिए, उसके बाद पीटीआई के उम्मीदवार ने 50,000 वोट लिए, लेकिन एएनपी और पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन उतने ही वोट लिए हैं जितने तहरीक इंसाफ ने वोट लिए हैं। तो ये हमें रिफ्लेक्ट करता है कि जो ओपोजिशन जमातें हैं वहां पर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, और तहरीक इंसाफ को जो जाहिर बात है, जो इनकी अंदरूनी चकलिश थी या टिकटों की जो गलत तकसीम थी, या जो एक परसेप्शन ये बिल्ड हो गया है कि तहरीक इंसाफ की बैड गवर्नेंस और महंगाई की वजह से कम हुई है, ये सारे अगस्त नजर आई हो। देखिए ये शिकस्त जो है ये सिंबॉलिक इस लिहाज से है कि आप जहां पिशावर में आपकी 8 साल से गवर्नमेंट है, आप 6 में से मतलब 5 तहसीलें वहां पे हार रहे हैं। मर्दान आप देख लें जहां पर आतिफ खान साहब हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर हैं। सवाबी में असद कैसर साहब हैं, वो उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर नौशहरा में देखें, एक ऐसी पब्बी वाली ये हार गए कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि परवेज खटक साहब अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक आध तहसील हार जाए। ऑल्दो उन्होंने अपनी बेटी की नशिस्त तो जीत ली थी, लेकिन ये सारा एक हमें ट्रेंड रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है केपी में। अभी ये जो भी रिजल्ट सामने आए हैं,
ठीक है, पीटीआई ने इसमें गेन्स तो की हैं, लेकिन पीटीआई को अभी ये सोचना होगा कि सिर्फ उसका वर्कर नाराज नहीं है, जो अनडिसाइडेड वोटर था, जो स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, मेरे ख्याल में वो वोटर जो है पीटीआई से इस वक्त नाराज है। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये परसेप्शन का बिल्ड होना है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, फिर बैड गवर्नेंस। आप देख लें मीडिया पे यही गुफ्तगू सारी होती रहती है। ये तो नुक्ता आ गया आदिल, ये तो आपका नुक्ता अहम है, ये मैं पूछूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा ऑपोजिशन, बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब जो दावे कर रहे हैं कि हुकूमत को घर बेचकर ही चैन लेंगे, वो अपनी होम ग्राउंड पे शिकस्त उनको हो जाती है, उनके लिए क्या ये है कि उनका वोटर उनसे मतलब उनकी बातों से मुतफिक नहीं है? देखिए, अगर आप इसको देखें तो फैसल करीम कुंडी और मौलाना साहब के उम्मीदवार के वोट अगर आप इकट्ठे कर लें तो वो तहरीक इंसाफ से इन दोनों ने ज्यादा वोट लिए हैं। पिछले आम इंतखाबात में ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। इवन डी खान में भी सिर्फ फैसल करीम कुंडी के जो छोटे भाई हैं वो जीत गए थे एमपीए की नशिस्त, अदरवाइज पीटीआई ने तकरीबन साउथ डिस्ट्रिक्ट में सारा क्लीन स्वीप किया था। तो ये ऑल्दो एक धचका तो है मौलाना साहब के लिए इस सेंस में कि एक परसेप्शन ये बिल्ड हो गया था पहले फेज के लोकल बॉडीज के बाद कि मौलाना साहब जो हैं वो हर जगह पे काफी स्ट्रांग है। और देखिए उन्होंने चारसदा में जाके एएनपी को जिस तरह से शिकस्त दी, फिर काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में सवाबी से वो वहां से तहसील की नशिस्तें उठा के ले गए। तो एक इंप्रेशन ये आ रहा था कि पीटीआई की रिप्लेसमेंट के तौर पर मौलाना एक स्ट्रांग जेयूआई जो है, एक स्ट्रांग जमात के तौर पर जो है वो उभर रही है। ऑल्दो ये जो डी खान का रिजल्ट आया है इससे ये परसेप्शन थोड़ा बहुत जायल तो हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि पीटीआई की जो परफॉर्मेंस डी खान में अभी इस रिजल्ट में देखी है, इसमें भी एक कंसर्न होना चाहिए पीटीआई के लिए। मेरे साथ जरा रहिएगा, मैंने आपसे आम नुक्ता फेक न्यूज का जरूर पूछते हैं, चूंकि आपने बीबीसी में भी काम किया, आज फवाद चौधरी साहब ने उस हवाले से बात की, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। मैं चूंकि ताहिर साहब आपका क्या एनालिसिस है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में? ये इलेक्शन, कल भी हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी, वो कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कौमी इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसमें गली मोहल्ले की सियासत होती है, ग्रोहबंदी होती है, आपकी एथनिसिटी इन्वॉल्व होती है। आपने भी बहुत से ऐसे इलेक्शन देखे होंगे, इससे क्या नताइज अखज़ करने चाहिए, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं या हुकूमती जमात है? मेरे ख्याल से ये लिटमस टेस्ट होता है, और कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। तो लोकल पॉलिटिक्स की आपको एक डायमेंशन की सबसे बुनियादी सतह जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हैं, लोकल बॉडीज़, फिर प्रोविंशियल लेवल, और फिर उसके ऊपर जो कौमी सतह की आपको नज़र आते हैं। जहाँ तक ये है कि पीटीआई की हम देखते हैं कि उसके मुकाबले में मैं आदिल की इस बात से एनालिसिस से एग्री करता हूँ कि अपोजिशन जमातों का भी वोट बैंक बड़ा है, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। पीटीआई अब भी केपी में मकबूल तरीन जमात है, और उसकी आपको हज़ारा में भी प्रेजेंस नज़र आएगी। उसको जहाँ पे पॉकेट्स हैं रिलीजियस वोट बैंक की, वहाँ भी पीटीआई अगर पहले जितना नहीं, लेकिन फिर भी वो उनका ग्राफ अभी बिल्कुल डिमिनिश नहीं हुआ। वो तो अनडिसाइडेड वोटर्स के मैं एग्री करता हूँ, उसमें डिलीवरी का फैक्टर है और चीज़ों का फैक्टर है, और इसमें भी हमें जो ट्रेंड नज़र आया है पार्टी सतह से हट के लोकल बॉडीज़ में लोग उम्मीदवार को भी देखते हैं, और वो फिर अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड भी आपको वोट होता है। और फिर इसमें हमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का भी मॉडल नज़र आया, यानी जो मिनिस्टर हैं, खा वो मर्दान हो, चारसदा हो, वो मयार फैमिली हो, वो गंडापुर फैमिली हो, और वो परवेज़ खटक फैमिली हो, तो फैमिली का इन्फ्लुएंस लोकल बॉडीज़ में जो 1985 से हमारे यहाँ रवायत शुरू हुई कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनका इम्पैक्ट लोकल बॉडीज़ में भी आता है, और हमने ये देखा है सिंध में भी ऐसे ही है, पंजाब में भी। तो आज अगर मेरी राय में ये है कि पंजाब में अगर नून लीग को एक मजबूत जमात समझा जाता है, सिंध में पीपल्स पार्टी को मजबूत जमात समझा जाता है, तो हम तहरीके इंसाफ को रद्द नहीं कर सकते। वो हमें हज़ारा में भी दिखाई देती है, और ये बड़ा सिंबॉलिक भी है कि मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान के वो इलेक्टेबल भी हैं, उनका रिलीजियस वोट बैंक भी है, लेकिन वहाँ जो उन्हें सेटबैक हुआ है उससे उनकी जो राइज था एज नेशनल लीडर, उसके ऊपर उनका इम्पैक्ट आया। ये ठीक है कि पीटीआई के मुकाबले में भी पार्टीज़ वहाँ जा रही। अब जहाँ तक टिकटों की तकसीम का मामला है, ये दुरुस्त है कि वहाँ आज़ाद कैंडिडेट भी जीते हैं, और इमरान खान साहब ने आपको याद होगा कि इसको तस्लीम भी किया, इंक्वायरी की भी उन्होंने ऑर्डर की। ये जो इशूज़ हैं ये दीगर पार्टियों के साथ भी हैं, लेकिन अच्छी बात ये है इसमें से पॉजिटिव कि इन अजला में
कि जहाँ पे एक सिक्योरिटी सूरत हाल हमेशा से बड़ी तशवीशनाक रही, वहाँ पुरअमन इनेकाद हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा है। और ये भी इसका भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, वजीरिस्तान में भी होने जाएगा। ठीक है, ये आपकी बात सही है। मैं बैरिस्टर सैफ साहब इस हवाले से कुछ कहेंगे? जो आदिल शाहजेब साहब का तज्जिया था कि जो फेंस सिटर्स होते हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स होते हैं, उनका बड़ा क्रूशल रोल होगा सेकंड फेज में भी 31 मार्च को जो इंशाल्लाह होने जा रहा है। और दूसरा, उन्होंने कहा आपका कम बैक हुआ लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी खुशियां मनाई जा रही हैं उनके बकौल। बैरिस्टर सैफ साहब, ये खुशियां तो खैर कोई ऐसी नहीं मनाई जा रही, खुशियां तो दूसरे कैंप से बहुत ज़्यादा शोर शराबा और ढोलों की आवाज़ें आ रही थी और उसके बाद अचानक खामोशी छा गई 13 फरवरी को। तो मैं समझता हूं कि हमारा तो एक रियलिस्टिक था, असेसमेंट थी, और मेरे ख्याल में अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रिस्पांस देखें, जैसे ही वो 19 दिसंबर का नतीजा आया तो उन्होंने क्लियरली कह दिया, और तहरीक इंसाफ के बाकी लीडर्स ने भी बड़ा क्लियरली कह दिया था कि हम अपने खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं और इसीलिए ये नतीजे आए हैं। तो और उसके बाद फौरी तौर पर कमेटीज़ बनी और इस तमाम मामले को प्रोब करने के लिए हिदायत दी गई और उनके नतीजे में एक रिजल्ट आया। ये तो एक DI खान को आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप लकी मरवत में देखें वहाँ पे कंप्लीट स्वीप किया है, सारी सीटें PTI जीती है, करक में हम जीते हैं, हम बाजवड़ में जीते हैं। इस 13 फरवरी के मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक है JUI का, तो JUI ने यकीनन एक कम बैक कह लें या एक वो वैक्यूम जो PTI की अपनी अंदरूनी इख्तिलाफात के नतीजे में पैदा हुआ है, उसको यकीनन उन्होंने थोड़ा सा फिल करने की कोशिश की। लेकिन पेशावर के इलेक्शन को अगर आप जो JUI की मकबूलियत की बुनियाद पर फतह करार दें तो मेरे ख्याल में ये एक गलत असेसमेंट होगी। मेरे ख्याल में जो गुलाम अली साहब हैं JUI के, वो उनका अपना भी एक ज़ाती असर रसूख है और कुछ असर रसूख का उन्होंने वजूहात जो है अपनी एक वीडियो मैसेज में भी बता दी थी। कुछ करोड़ों रुपए के अखराजात की बात थी, वो उन्होंने बताई थी, वो तो आज भी आपके मीडिया के रिकॉर्ड पे है। तो इसलिए कई फैक्टर्स हैं, आप इसको सिर्फ PTI की गैर मकबूलियत और किसी और की मकबूलियत को, इट्स नॉट दैट सिंपल। डिलीवरी की बात नहीं, आप खाली में डिलीवरी है, अच्छा लगता है, लेकिन ये जी कारकर्दगी, डिलीवरी, परसेप्शन, मैं उसी पे ही आता हूं जी मैं उसी पे, अब मैं उसी पे ही आता हूं कि जहां तक PTI की हुकूमत का ताल्लुक है, चूंकि खैबर पुख्तूनख्वा में पिछले 8 साल से हुकूमत है, इसलिए इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो पॉलिटिक्स में हमेशा एक रोल प्ले करता है। उस इनकम्बेंसी फैक्टर के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं और कुछ जो है वो यकीनन जब इंसान इक्तदार में होता है या हुकूमत में होता है तो वो थोड़ा सिक्योरिटी का एक परसेप्शन उसके जहन में आ जाता है कि शायद मैं महफूज जगह बैठा हूं, उसकी वजह से उसकी कारकर्दगी यकीनन ग्राउंड पर मुतासिर होती है और उसके नताइज ऐसे ही आए हैं। और मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल थी। मैं इस इलेक्शन के पहले मरहले में जो थोड़ा बहुत धचका लगा है उसको मैं एक वेकअप कॉल समझता हूं और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता हूं। मैं समझता हूं अच्छा हुआ PTI को एक झटका लगा और अब जो जिस मोमेंटम के साथ हम बाकी इलाकों में अपनी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजलो करम से रिजल्ट आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि नॉर्दर्न एरियाज में और इन जगहों में PTI इलेक्शन जीतती भी है और हमारे कई मजबूत पॉकेट्स भी हैं, हमारी तंजीम भी ऑर्गेनाइज्ड है। और बाकी हमारी अपोजिशन तो देखें, अगर आप अपोजिशन की बात करते हैं तो कौन है अपोजिशन में सिवाय JUI के ये चंद मखसूस इलाके जो कि वैसे भी ट्रेडिशनली उनके इलाके, चारसदा हमेशा उनका एक मजबूत सेंटर रहा है, बनू हमेशा उनका एक मजबूत सेंटर रहा है, तो वहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत अपना वोट बैंक जो वो पहले लूज कर गए थे उसको थोड़ा सा रीगेन किया है। लेकिन बाकी जगहों में बाकी पार्टियों को आप देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, मुस्लिम लीग नून को देख लें, इनका तो कोई नाम ही नहीं है, चंद सीटें लेकर बैठे हुए हैं और खैर दावे उनके हमेशा से ऐसी बुलंद बांगी होते हैं, लेकिन बहरहाल उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। PTI इंशाल्लाह अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको अपनी तंजीमी ताकत से, अपने वर्कर्स की मोटिवेशन से और इंशाल्लाह लीडरशिप की क़यादत से इंशाल्लाह उस वैक्यूम को फिल कर जाएगी। चलिए, निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। चीमा साहब आपको वेलकम करते हैं, मैं आपके पास आता हूं। मैं जरा एक आदिल शाहजेब साहब से सवाल करूं। आदिल शाहजेब साहब, आज फेक न्यूज़ के हवाले से भी सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैबिनेट के बाद जो ब्रीफिंग हो रही थी, इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो तो पहले से इस बात पे कायल हैं कि इस पर कोई हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होनी चाहिए और ये इशू पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है जो हालिया दिनों में ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने BBC के लिए भी सर्व किया है और हमने देखा है कि बहुत से डिफेमेशन हमारे जो लोग हैं वो लंदन से रिलीफ उनको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि इस फेक न्यूज़ का कला कमा कैसे किया जा सकता है? अगर कला कमा मुमकिन नहीं, लेकिन इस ट्रेंड में कमी कैसे लाई जा सकती है?
क्या उसके लिए मीडिया की भी क्या खुद से जिम्मेदारी है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन की भी बहुत बात आती है? देखिए, इसमें अनवर साहब, फवाद चौधरी साहब जैसे पॉलिटिशियंस जो है, इनका बहुत बड़ा इसमें किरदार हो सकता है फेक न्यूज को रोकने में। क्योंकि देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने प्रोपेगेंडा सेल्स भी हैं, चाहे वो पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, और वो ऐसी बातों को उठा देते हैं कि वो फिर मीडिया पे भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई तो जी एक फेक न्यूज चल गई कि उन्होंने पंजाब की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी अपने बेटे को तोहफे में दी है। अब उनकी जब तक तरदीद आती थी तो वो 24 घंटे वो न्यूज सर्कुलेट होती रही। ये मैं अब सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीडिया का रोल नहीं है। हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो ओपोजिशन की पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, और बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनमें जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं, डेफिनेटली इनका ये बहुत पॉजिटिव रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। और हम बैसियत, मैं और आप बैसियत जर्नलिस्ट, हमें देखिए एक बड़ा गोल्डन रूल है। जब बीबीसी में हम काम करते थे तो जो खबर आप देते थे वो आप 2 सोर्सेज से क्रॉस चेक करते थे, वेरीफाई करते थे। आपको अपना सोर्स डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जब आप एक खबर दे देते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी होती है कि वो खबर जो है वो कहीं की कहीं पहुंच जाती है। और आजकल तो देखें, आप एक ट्वीट करें और वो दुनिया में वो वायरल हो सकती है। तो जब तक वो क्या कहते हैं, सच आता है तो झूठ ने कहते हैं कि वो गांव के गांव उजाड़ दिए होते हैं। तो इसमें हमें ये जो गोल्डन रूल है ना सहाफियों वाला, कि आपने 2 सोर्सेज से क्रॉस चेक करना है। अगर एक सोर्स भी आपको वेरीफाई खबर कर देता है और दूसरा नहीं करता तो यू शुड नॉट गो अहेड विद द न्यूज। ये तो एक बड़ा सिंपल एक प्रिंसिपल है, क्योंकि देखें जर्नलिस्ट के पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो फॉलो नहीं हो रहा ना। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट की 10-10 खबरें अगर बाउंस हो जाती हैं, वो उसे फिर भी एक क्रेडिबल साफी माना जाता है। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं। हम तो देखें, एक खबर अगर आपकी बाउंस हो जाए तो मेरे ख्याल में मेरे और आप जैसे साफी तो हमें तो 1 साल नींद नहीं आएगी। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रॉस चेक करने की, वेरीफाई करने की, और ये सारी। लेकिन इसमें ज्यादा जिम्मेदारी देखिए फेक न्यूज कहां से आती है। पीएमएलएन उठ के पीटीआई के बारे में कुछ कह देती है, पीटीआई उठ के वो उन चीजों को पुश करते रहते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसमें सबकी जिम्मेदारी है इसके तदारुक के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में द बक स्टॉप्स विद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, कि वो एटलीस्ट गवर्नमेंट के एंड पे ये इंश्योर करवाए कि ये जो फेक न्यूज है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ या पर्सनैलिटीज के खिलाफ जो हुकूमत के साथ नहीं है, उनको तो अगर वो रोकें तो मेरा ख्याल है 50-60% मामला वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। और देखिए ना, आपको पता है कि लंदन में, बरतानिया में पिछले 6 महीने में एक मतलब टीवी चैनल है, उसके खिलाफ 5-6 केसेस जो हैं वो हार चुके हैं। इतने डिफेमेशन लॉज वहां पे स्ट्रांग है। यहाँ तो आप किसी की पगड़ी उछाल दें, वो बेचारा इंसाफ उसे मिलते मिलते साल गुजर जाते हैं, और उसकी इंटेग्रिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, आपने सही कहा। मेरे साथ निसार चीमा साहब भी हैं। निसार चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ हैं, आदिल शाहजेब हैं, तारिक मलिक साहब हैं। सर, हम बात मुल्क की सियासत में इस वक्त हलचल पाई जाती है, ये बताइएगा, मुलाकात भी हो गई उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब से, शहबाज शरीफ साहब की 14 साल बाद, कुछ नतीजा अभी तक एज सच आया नहीं जो आपको फेवर कर रहा है। और अलबत्ता चौधरी मोनिस इलाही साहब की स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी उसमें क्लैरिटी लाई गई है, और उसमें तो उन्होंने कह दिया है बड़े खुलेआम कि जी हम ताल्लुक निभाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, इस वक्त पीएमएलएन कहाँ खड़ी है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, चाहे वो विफाक हो, चाहे वो पंजाब की सतह पे हो। आज तो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आप लोगों ने 3 साल में 13 मरतबा कोशिश कर ली, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला जो आपके हक में जा रहा हो। देखें, आपने कहा मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ खड़ी है, पूरी कौम के साथ खड़ी है। अच्छा। और अवाम देखें, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आप बाहर जाके देखें तो सही, अवाम में जाकर देखें, किसी से पूछें, राह चलते आदमी से पूछें, वो कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम भाई, ये पीटीआई की क़यादत के बारे में, पीटी गवर्नमेंट के बारे में, वो तो जुबान में दोहरा ही नहीं सकते। और सच्ची बात यह है कि अवाम को जब भी मौका मिलेगा उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करना है वोट के लिए। अवाम तहरीक अदम एतमाद में सर आपको नंबर्स चाहिए, एमएलएज और एमपीएस के, वो आपकी अगर बात
अपनी जगह पे। आपको तो नंबर्स हाउस के अंदर चाहिए ना, जनरल इलेक्शंस तो भी नहीं हो रहे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई के अंदर बहुत से ऐसे मेंबरान असेंबली हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें आइंदा गारंटी एश्योरेंस मिल जाए कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। अच्छा, वो तो बिल्कुल आज छोड़ के आने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि क्या मुंह लेके जाएंगे अवाम के पास, किस तरह, कौन सी कारकर्दगी की बिना पर वो वोट मांगेंगे, कौन सी कारकर्दगी अवाम को दिखाकर वो उनको कन्विंस करेंगे कि पीटीआई को वोट दे। वो तो जाहिर है कि आइंदा यानी ये है कि पीटीआई का जो सिंबल है, जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो तो एक शिकस्त की गारंटी होगा। ये तो पीटीआई का आपने बता दिया, तो पीएमएलक्यू से क्या जवाब मिला सर? वो तो आप तो गए थे ना साइकिल निशान के पास, चौधरी शुजात चौधरी, परवेज इलाही। नहीं, देखे ये है कि ये मुलाकातें मैं समझता हूँ होती रहनी चाहिए। वो भी ये है कि तो 14 साल क्यों नहीं हुई फिर? बड़े बड़े तजुर्बाकार सियासतदान हैं और मुझे यकीन है कि देखें वो भी ये कि उन्होंने भी अवामी सियासत करते हैं और करनी है। उन्होंने अवाम के साथ जाना है, अवाम के पास जाना है। इसलिए ये है कि वो मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन तक, आज मेरी बात याद रखिए कि अगले इलेक्शन से पहले उन्होंने इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगा देनी है। सर पहले इलेक्शन में तो सर कथा कलामी के लिए माजरत, वो तो अक्टूबर 2023 में होना है ना। हम तो तहरीक अदम एतमाद जो आप लोग लाने का फैसला किया, आज भी फजल रहमान साहब भी कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, उस हवाले से बताएं ना क्या प्लानिंग है, क्या आउटकम है अब तक, इस हवाले से मैं दिलचस्पी रखता हूं। ये मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के बहुत से मेंबरान असेंबली जो है वो मुस्लिम लीग नून की, पीडीएम की क़यादत के साथ राब्ते में हैं। अच्छा, और ये है कि मेरा ख्याल ये है कि वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह आवाम का ये जो है एतमाद खो चुके हैं, इस तरह पार्लियामान का भी एतमाद मौजूदा हुकूमत खो चुकी है। अच्छा, ये मेरे साथ ही रहेगा। ताहिर मलिक साहब, आप क्या समझते हैं? ये निसार चीमा साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट, वक्त आने पर कहते हैं लेकिन पता चलेगा, बता कुछ नहीं रहे। फिक्र अंगेज़ बातें इनकी कि पंजाब का एक कल्चर रहा है कि जब किश्ती डूबने लगती है तो छलांग लगा देते हैं। हाँ। और जिन शख्सियात की तरफ उन्होंने इशारा किया वो छलांग लगाते के भी माहिर हैं और फिर अवामी सियासत का भी दावा हो रहा है। यानी अमरीत का चीमा साहब साथ देना जो है वो अवामी सियासत है। चौधरी ख़ानदान ने कौन सी अवामी सियासत की है? दूसरा जो है ना, चौधरी परवेज नहीं, साहब मैं यही कह रहा हूँ, वो हर है। अमरीत का भी हिस्सा रहे हैं। दूसरी जानिब ये उन्हें अवामी सियासत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तीसरी बात जो ये मैं एक इंडिपेंडेंट तजियाकार के तौर पे कह रहा हूँ कि इन्होंने जो फवाद चौधरी साहब के मुतल्लिक का, जिन लोगों ने नवाज शरीफ फैमिली पर तनकीद की शदीद, उन्हें आपने भी वापस ले लिया। तो ये कल्चर सिर्फ तहरीक इंसाफ तक तो महदूद नहीं है। आपकी बातचीत भी जिन लोगों से हो रही है और आप दावा कर रहे हैं कि मुनर्रिफ हैं, और यहाँ पे कोई अवामी केस बिल्ड नहीं हो रहा कि इस मुल्क के किसान, मजदूर, मेहनत कश को के लिए ये हुकूमत का जाना क्यों ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग अंदर से हमारे साथ हैं, हुकूमत दावा कर रही है कि चीमा साहब की पार्टी है। तो सियासत में अंदर नहीं, मर्द का काम है कि वो अंदर बाहर से किसी के साथ हो। वो सियासत लीडरशिप ये है कि वो दरपर्दा हिमायत ना करे, वो बाहर गली महल्ले में आके कहे कि मेरा ये मौक़िफ़ है, मेरी ये पोजीशन है। और मुस्लिम लीग जो कायद-ए-आज़म की जमात का दावादार करते हैं, वो कभी भी वो किसी के साथ अंदर से नहीं रहे, वो जिसके साथ रहे हैं बाहर से रहे। और तीसरी बात ये कि जब अपोजिशन के वोट कम पड़ जाते हैं तो उस वक्त एक तहकीकाती कमेटी कायम होती है कि ये हम तहकीक करेंगे ये लोग क्यों। पीपल्स पार्टी ने भी ये दावा किया, सेनेट में मुतअद्दिद दफ़ा, तहरीक इसने मुस्लिम लीग ने भी किया, लेकिन वो रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। और इसी तरह ये दावे, इसमें ये अशराफिया की लड़ाई है, इसमें अवाम के लिए, इस मुल्क के गरीब के लिए, किसान के लिए ये पावर स्ट्रगल आपको लगता है, ये जो नो कॉन्फिडेंस लोग इनडिफरेंट हैं, लोग इनडिफरेंट हैं। इनका मकसद दबाव डालना है या किसी और के लिए दबाव डालना है या दरपर्दा मकासद हैं। इसलिए आपको स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, डाई हार्ड पॉलिटिकल वर्कर तो आ जाएगा जिसे हम अवाम कहते हैं। वो एक अवामी मूवमेंट जो है वो आज आप कैमरा जिसको आवाज़ ये सही कह रहे हैं, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल हो रहा है गली महलों में, चौक चौराहों में। उन्हें अपोजिशन के मार्च से दिलचस्पी नहीं। उनकी ज़रूरत ये है कि उनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी कैसे लाई जाएगी। उसके लिए लोग जो हैं, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। मियाँ साहब जो हैं बड़े बड़े महलात से उतरते हैं, इनके बच्चों की मीरों की तरह शादियाँ होती हैं। और जो अपोजिशन जमाते हैं, हमारी जो एलीट है जो पॉलिटिक्स कर रही, उसका इतना ही डिस्कनेक्ट है आम आदमी के साथ जितना अशराफिया का आम आदमी के साथ डिस्कनेक्ट है, खा वो अपोजिशन जमात है या हिज़्ब इक़्तिदार है। डॉक्टर सैफ साहब, सर क्या कहेंगे? आपने निसार चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो कहते हैं आप लोगों के दर्जनों लोग उनके साथ राब्ते में है और उस तरफ नून लीग के टिकट के ख्वाह हैं कि अगर अगले इलेक्शन में टिकट मिल जाए तो वो छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं।
जी अनवार, जहाँ तक इस गुफ्तगू का ताल्लुक है, मैं उसके उस हिस्से पे तो कमेंट करूँगा जो पॉलिटिकल है, जिसमें कोई सियासी बात की गई है। जहाँ पर ये ज़ाती हमले किए गए हैं कि ये हो गया वो हो गया, उससे मैं इज्तिनाब करूँगा अनलेस के मेरे पास कोई और ऑप्शन ना रहे। क्योंकि किसी पर ज़ाती इल्ज़ाम लगाना और ज़ाती बातें करना, अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ करता हूं तो वो भी फिर उसको भी हक़ होता है। और मेरे ख़्याल में हम में से कोई भी फ़रिश्ता बनकर सियासत नहीं कर रहा। हम सब जो हैं हमारे अपने कपड़ों में बड़े सुराख हैं, तो इसलिए दूसरे के सुराख की तरफ इशारा नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अखलाकियात का ताल्लुक है, सियासी अखलाकियात का, तो मुझे ये बताएं कि अगर फवाद चौधरी या किसी और शेख रशीद का इन्होंने नाम लिया, अगर उनकी सियासी अखलाकियात पर ये सवाल उठाते हैं तो क्या इनकी सफ़ों में जो खड़े हैं वो कहाँ से आए हैं, उनके क्या कैरेक्टर है, उनका क्या माजी का किरदार है। इसलिए मेरे ख्याल में लेट्स नॉट गेट इनटू दैट नॉनसेंस। वो एक गैर जरूरी ताफुनी है, उसमें और कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल मैन्यूअरिंग का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो बात आ रही है वो एक पॉलिटिकल मोमेंटम डेवलप करना और अपने आप को इन मौजूदा हालात में रेलेवेंट रखने की कोशिशें हैं। देखें, अपोजिशन पार्टियों के पास इस वक्त और क्या ऑप्शन है। अगर वो ये जो 1.5 साल बाकी रह गए, इसमें वो और क्या कर सकते हैं। हुकूमत उनके हाथ में नहीं है, सिवाय पीपल्स पार्टी के एक सूबाई हुकूमत के, बाकी उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ताल्लुक है पॉलिटिकल एजिटेशन का, एक इत्तेहाद इन्होंने पीडीएम के नाम से बनाया जिसमें सिर्फ 2 मेन पार्टियां हैं, बाकी तो कोई पार्टी उनके पास नहीं है, ना कोई एक्टिव रोल प्ले कर रही है। पीपल्स पार्टी अलग है। अब इन हालात में सिवाय एहतजाज की कॉल, लॉन्ग मार्च के ऐलानात और अदम एतमाद की धमकियां, तहरीक लाने की और ये करेंगे वो करेंगे, इसके अलावा और क्या है इनके पास। तो लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, जाहिर है उन्होंने भी अपने आप को पॉलिटिकली जिंदा रखना है, कोई बात करनी है, अपने वर्कर को मोटिवेट करना है, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इन बातों को सिर्फ सियासी नारेबाजी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और अपने वर्कर को मोटिवेट रखने के लिए उसको बस किसी एक इशू में एंगेज रखने की हद तक ही संजीदगी से देखता हूं। इसके अलावा इसकी कोई पॉलिटिकल वक़्त नहीं है। ना तो अदम एतमाद ये ला सकते हैं, ना अदम एतमाद के बारे में इनके पास कोई क्लैरिटी के साथ स्ट्रेटेजी है। देखिए, अदम एतमाद की ख्वाहिश रखना और बात है और अदम एतमाद को एक्चुअली मटीरियलाइज करवाना और बात है। मुझे एक सिंपल सा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज से 2 हफ्ते कबल आपको पता है सेनेट में एक बिल पेश हुआ। वो बिल जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से था। अपोजिशन ने भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत की। सेनेट में अपोजिशन के वोट हुकूमत से ज्यादा थे, उसके बावजूद इनको शिकस्त हुई। तो ये तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और सब मिलकर उस बिल को जो है वो फेल करवा गए, उसको नहीं पास होने से रोक नहीं सके, वो फेल हो गए। इनकी अपनी सफों में कोई इत्तेहाद नहीं है, अपने लोगों के ऊपर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि दे हैव द कैपेबिलिटी कि ये अदम एतमाद की तहरीक ला सके। उसके साथ साथ कई आईनी और कानूनी इश्यूज भी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज भी है। और क्यों कोई एमएनए, मैं एक बात करता हूं, चले वो इनसे टिकट का वादा ले रहे हैं, इनको वो टिकट की ऑफर भी कर दे। मुझे ये बताएं, मैं अगर इलेक्टेड एमएनए हूं और इस वक्त हुक्मरान जमात का हिस्सा हूं, मुझे तरक्याती फंड्स मिल रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत तो कुशन मिल रहा है ना अपने इलाके में काम करने का, ठीक है, मुझे क्या जरूरत है, क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाकर मियां साहब की सपोर्ट में खड़ा हो जाऊं, अपनी सीट से भी हाथ धोऊं, एक उम्मीद पर कि 2023 में मुझे मियां साहब टिकट देंगे या मुझे पीपल्स पार्टी टिकट देगी। मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक पॉलिटिकल नारेबाजी है, ठीक है, और इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और मेरे ख्याल में आप देख भी लेंगे चंद दिनों के बाद, जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, आपको पता है पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, देखें पीपल्स पार्टी के बारे में तो मैंने कहा है कि ये सक्कर से, वो नवाब शाह से पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, जब सक्कर तक पहुंचते हैं तो वहां पर इनका डीजल खत्म हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसके बाद पंजाब में इनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद तक का जारी कर दिया पीपल्स पार्टी ने, दूसरी शेड्यूल जारी कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने 23 मार्च का ऐलान किया है, पीडीएम ने, उसके बाद जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर रमजान शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद इनका लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा, क्या ईद के बाद देखेंगे। तो ये सारी आवाम को बहलाने के लिए और अपने वर्कर को मोटिवेट रखने के लिए बस ड्रामा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आदिल आप क्या कहते हैं, ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये तो बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, निसार चीमा साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, योर टेक, ये इस पे ये सियासी बढ़क है या आप समझते हैं सीरियस है अपोजिशन और इसके लिए कोई
बहुत स्पेड वर्क जारी है इस वक्त। देखिए अनवार, हमें 2-3 चीजों को देखना होगा। इस वक्त नंबर गेम है, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ओपोजिशन के नंबर्स अभी तक पूरे नहीं है, तो होगा क्या? इत्तेहादी जमातें अगर इनके साथ नहीं मिलेंगी तो सही बात है, जो नंबर्स का कह रहे थे वो 10-15 नहीं है, वो 22 लोग हैं, और ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ। लेकिन वो 22 लोग क्या अभी छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसका भी PMLN की लीडरशिप के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। तो बाज़ औक़ात अच्छा, PTI के 22 हैं आप कह रहे हैं? जर्नलिस्टों के पास इंफॉर्मेशन इतनी सारी होती है कि उसमें जी अच्छी स्ट्रेटेजी, उसमें फिर पॉज लेके एक स्टेप बैक लेके और दूर से अगर इसको देखें तो फिलहाल मुझे कहीं से लॉजिकली लग रहा नहीं है कि अदम एतमाद क्या कैसे कामयाब होगी। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि 3.5 सालों में अगर ओपोजिशन की टॉप टियर लीडरशिप में हमने कोई हद से ज्यादा एतमाद देखा है तो वो इस दफा हम देख रहे हैं और सीरियसनेस नजर आ रही है। अगर अपन टियर लीडरशिप पे आ जाए, पीपल्स पार्टी की, PMLN की, JUI की, उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि यार हमारी जो थोड़ी सी आपकी नॉइस की आ रही है जी, डिले आ रहा है, इसमें एतमाद की वजह क्या है? क्योंकि अभी तक देखें जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले तक एक बहुत बड़ा एतमाद का फुकदान था पार्टी जी। तो थोड़ी सी आपकी आवाज का है, लेकिन नुक्ता, हाँ शाहजेब साहब आपकी तो थोड़ी सी आवाज में डिले आ रहा था जी, आवाज में डिले आ रहा है, हम दोबारा कोशिश करते हैं आपको। लेकिन निसार चीमा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मैं मफहूम समझ गया जो आदिल शाहजेब साहब कह रहे थे। फिलहाल नंबर्स आपके पूरे नहीं है, लोगों ने आज शायद आपसे राब्ते भी किए हों, जैसे वो कहते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है 22 PTI के जो MNAs हैं या MPs हैं, वो उसकी वजाहत वो खुद ही करेंगे, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रही और ये एक सियासी रेटरिक है अपने वर्कर्स को इंगेज करने का। निसार चीमा साहब वो ये कह रहे थे, आदिल शाहजेब साहब और आपने गुफ्तगू सुनी ली होगी बैरिस्टर सैफ साहब की, तो सर ये जो हमजा शहबाज साहब भी डेली बयान दे रहे हैं, शहबाज साहब भी बड़े एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं, और आप चौधरियों से भी आपकी मुलाकात हुई है, और ज़ाहिर बात है MQM से भी मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई, तो अवाम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो तजिया निगार ताहिर मलिक साहब कहते हैं ये अशराफिया की लड़ाई है, पावर स्ट्रगल है, अवाम का इसमें कोई लेना देना नहीं। देखें, गुजारिश ये है कि आपने कहा, देखें अवाम के जिस तरह पूरी कौम जो है वो और PDM और अपोजिशन पूरी जो है वो यकसू है, एक पेज पे है, इसी तरह PTI के तक के बहुत ज्यादा तादाद में ऐसे मेंबरान हैं जिनके दिल हमारे साथ है, और ये है कि वो बिल्कुल वक्त के इंतजार में है, मुनासिब वक्त के इंतजार में। वो मुनासिब वक्त क्या है सर, उसकी डिफाइन कीजिएगा, मुनासिब वक्त क्या है? मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले इलेक्शन से पहले PTI के मेंबरान भी और इनके कई इत्तेहादी जो है डूबती हुई कश्ती से छलांग लगा देंगे। अच्छा, इलेक्शन से पहले, ठीक है ठीक है, अगले साल 2023 ये नहीं, उससे पहले भी आ सकता है ये मौका जी। अच्छा, तो ये मुझे बताया ना, वो तो आपकी एक ज़ाहिर बात है, आपका एक पॉलिटिकल एक असेसमेंट है, लेकिन ये जो पंजाब में भी कोशिश हो रही है, जहांगीर तरीन साहब भी जरा एक्टिव हुए हैं, उनसे भी कुछ शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं या अभी मुलाकात तय नहीं पाई? नहीं, मुलाकातें तो देखिए सारे सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं, और इस हुकूमत से, इस अजाब से निजात के लिए ये है कि हर मुमकिन, हर जमहूरी तरीका, हर आईनी तरीका इस्तेमाल करने के हक में है पूरी अपोजिशन। अच्छा, और ये मुझे जरूर बताए, PMLN में यकसुई है, क्योंकि PMLN में भी कहा जाता है 2 सोचें पाई जाती हैं, एक शायद खाकान अब्बासी साहब ने जनरल इलेक्शन की बात की थी और एक इन हाउस चेंज की बात है, तो कौन सी राय इस वक्त सबकत देकर यकसुई पाई जाती है नून लीग में? सोचे तो कही थी, लेकिन ये कि जो कायद ने फैसला कर दिया मियां नवाज शरीफ ने कि इस हुकूमत से जो कि अजाब की शक्ल में मुसल्लत की गई, इससे निजात के लिए हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया जाए और हर आईनी तरीका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अवाम इनको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये कायद नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है, आप बता रहे हैं इवेंचुअली? ये उनका ये फैसला है कि जी अब ये है कि हर आईनी और जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया जाए इस हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए। अच्छा, मेरे साथ रहेगा सर, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि हर जमहूरी और आईनी तरीका इस्तेमाल किया जाए मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए। एक अर्जेंसी भी नज़र आ रही है और मैं ये भी देखता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल भी है, लेकिन अगर तारीख देखें तो कोई भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई।
और इस हद तक कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हाँ। के खिलाफ पेश हुई तो उस वक्त पंजाब में नवाज शरीफ वज़ीर आला साहब नवाज शरीफ साहब थे। तो जो ये अरकान असम्बली का बता रहे हैं, तो 2-3 अरकान असम्बली थे जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी कराई, उनकी मखदूम अहमद आलम अनवर और रईस शबीर वगैरह, और फिर वो चंद रोज़ बाद वो मुनहरिफ हो के पीपल्स पार्टी की सियासत शायद उस वक्त अरूज सामने में आई थी थी। और फिर उसके मुकाबले में सवात ले जाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंटेरियन के लिए विन विन आउटकम होती है। वो फंड रिलीज करा लेते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फेल्ड कराते हैं। और जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का मामला, आपको याद होगा जब ये क्राइसिस हुआ और उनका एक ग्रुप सामने आया था जी। जब उस ग्रुप को हुकूमत की जानिब से एक रिस्पांस दिया गया तो ज़्यादातर लोग छोटे मोटी चीज़ों पे मुनहरिफ होकर किसी ने वज़ीर आला से मुलाकात कर ली, किसी। तो जब आपके पास नज़रिया नहीं, सोच नहीं, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ से क्या मिलेगा, जहाँ छोड़ के जा रहे हैं वहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, जहाँ आगे जा रहे हैं वहाँ क्या, ये एक ऐसी चेस बोर्ड है जिसमें मैकेविलियन पॉलिटिक्स है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो इसमें मैं इसीलिए कहता हूँ कि अशराफिया की लड़ाई अभी भी जो खुल के नहीं बात कर रहे कि जहाँ से बिल मंजूर हो रहे, अगर वहाँ से तरीके अदम एतमाद की मंजूरी हो गई तो ये कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो इनके मेम्बरान भी टूट के उधर जा सकते। तो जब इनिशिएटिव आप लोगों के पास नहीं है, इनिशिएटिव जो है वो दोनों फरीकैन ये दावा कर रहे हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वो अभी तक हमारी आशीर्वाद है, ये दावा कर रहे हैं, नहीं वहाँ से मुनहरिफ हुए हैं। तो इसमें मेरी क्या दिलचस्पी होगी इस निज़ाम में जिसमें ये जोड़ तोड़ इक़्तिदार की रसाखशी इशराफिया के लिए अपने कि मियाँ साहब आ जाएं, इमरान साहब बरकरार रहे, वो वहाँ रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए विन विन आउटकम है। अगर वक्त से पहले उन्हें इक़्तिदार से फारिग किया जाता है तो वो ये नारा जो आज मियाँ नवाज शरीफ का मुझे क्यों निकाला वो निकाल सकते हैं। और नवाज से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस हम बतौर वज़ीर आज़म देख चुके हैं, लेकिन उनकी हो सकता है वैसियत अपोजिशन लीडर बस इतनी मायूस को ना हो, वो सीने में राज 3 साल भी जरदारी या नवाज शरीफ की तरह नहीं रखेंगे। तो इसलिए ये इस चक्कर से हम कब निकलेंगे? हाँ। हमारा फोकस इस आम आदमी के रोजगार, इकॉनमी, मईशत, स्ट्रक्चरल इश्यूज पे हो। तो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि इंसाफ तक रसाई कैसे हो। जो इब्तदाइये में आपने कहा अदालती स्टे आर्डर हैं, उनके लिए कोई जुडिशल रिफॉर्म्स अगर करनी है, कोई क्या करनी है, इकोनॉमी लाइनिंग करनी है, तो वो कब होगी? स्ट्रक्चरल इश्यूज कैसे दूर होंगे, पॉलिटिकल एहतसाब सर निज़ाम कैसे होगा। और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब एक तकरीब से मुखातिब थे टुवर्ड्स द एंड, बैरिस्टर सैफ साहब, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 5 साल मुकम्मल होने पर देखूंगा कि अगर गुर्बत में कमी आई तो समझूंगा ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो यही मतबा नजर है आखिरी के जो आप लोगों का 1.5 साल या साल रह गया है बैरिस्टर सैफ साहब, या आप लोग भी ज़ाहिर बात है फायर फाइटिंग में तो इन्वॉल्व होंगे, ज़ाहिर बात है हुकूमत तो रहेगी, तो आप लोग अपने मैंडेट को मुकम्मल कर सकेंगे ना टुवर्ड्स द एंड बैरिस्टर सैफ साहब? जी बिल्कुल। हर हुकूमत जो इक़्तिदार में आती है वो एक एजेंडे के साथ आती है और कोशिश यही होती है कि उस एजेंडे को तकमील तक पहुंचाया जाए और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की जाएँ, सिस्टमिक डिसऑर्डर को ख़त्म किया जाए। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम भी यही है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके अंदर एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए यकीनी तौर पर बहुत मैक्रो लेवल पर, मीज़ो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, जो कि हुकूमत को उतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि या तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पाती, क्योंकि रोज़ाना डे टू डे बेसिस पे जहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हों, आपको छोटी छोटी चीज़ों पर अपने एनर्जी ज़ाया करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, और बड़े जो रिफॉर्म्स होते हैं वो अमूमन उनसे सरफ नज़र करना पड़ता है या उनके लिए वो मुतल्लिका जो रिक्वायर्ड टाइम है या वसाइल है वो नहीं उस पर फोकस हो सकते। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी है। और मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि जहाँ तक ये गुर्बत का और इन चीज़ों का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े इनकलाबी किस्म के इक़दाम किए हैं। ये जो आपका इंसाफ सेहत प्रोग्राम है, जो राशन प्रोग्राम है, ये हुकूमत ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट से और अरबों रुपए के खर्चात से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली इस महंगाई के इस दौर में
इस आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो एक ग्लोबल और नेशनल लेवल का इशू है, उसको करना पड़ेगा, करने में टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इत्तलात आपने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर निसार चीमा साहब मेंबर कौमी असेंबली PMLN आपने हमें ज्वाइन किया, आदिल शाहजेब साहब हमारे साथ स्काइप के जरिए थे, एंड में उनकी ज़रा ऑडियो का इशू आया, उनका बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, आज का शो था, बहुत से इश्यूज इस वक्त मुल्क की सियासत में चल रहे हैं, उनका हमने अहाता करने की कोशिश की, लेकिन आने वाले दिनों में हम उन इश्यूज़ को भी ज़रूर उठाएंगे जो इस्लाहात की बात हुई और जो आज फेडरल मिनिस्टर साहब ने जो स्टे ऑर्डर्स की बात की, ये जो फेक न्यूज़ है, ये बड़े दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको पाकिस्तान को ज़रूर एड्रेस करना है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर है और इससे लोगों के अज़हान पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। इस हवाले से आइंदा आने वाली नशिस्तों में हम इन इश्यूज़ को उठाएंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।